हेलो फ्रेंड्स, मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। यह हमारी वीडियोस सीडीपी की होने वाली है, जिसमें हम विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे। यह हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट या फिर रीट की कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सीडीपी का विकास की अवधारणा ये जो टॉपिक है, इससे आपके यूपी टेट में या फिर एमपी टेट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, तो हम दोस्तों एक एक करके आगे बात करेंगे और शुरू करते हैं आज के टॉपिक। देखिए, सबसे पहले विकास की अवधारणा। ये विकास की अवधारणा है क्या? तो किसी प्राणी में किसी नवीन विशेषता, आदत या आकृति का पैदा होना ही विकास कहलाता है। ठीक, किसी प्राणी में किसी नवीन मतलब नया, कोई नई विशेषता हो गई या फिर आदत हो गई या फिर कोई नई आकृति का पैदा होना ही विकास कहलाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए, विकास की क्या क्या परिभाषा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम हमारा आता है वुडवर्थ साहब का। जो ये वुडवर्थ है, ये यूपी टीईटी का बहुत ही फेवरेट बंदा है। यहां से आपका क्वेश्चन कम से कम 5 टाइम आ चुका है ये। ठीक, इसका ये डेफिनेशन, जो विकास की डेफिनेशन है वुडवर्थ ने जो दिया है, ये कम से कम 5 टाइम्स आ चुकी है। क्या कहता है? देखिए, वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। यानी जो बालक का विकास है तो ये हमारी हेरिडेटरी होती है, वंशानुक्रम, और जो वातावरण होता है, वातावरण मतलब होता है एनवायरमेंट, इन दोनों का गुणनफल ही क्या है? हमारा विकास का ये डेफिनेशन है। ये किसने दिया है? तो ये वुडवर्थ साहब ने दिया है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछने का पूरा चांसेस है कि पूछ ले कि वुडवर्थ की परिभाषा आ जाए। आपको ऐसे दे देगा। क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए कि आपको एक डेफिनेशन दिया जाएगा कि विकास, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसने कहा है? तो उसमें तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा, तो उसमें से आपको वुडवर्थ इसमें लगाना है। ठीक, क्योंकि यह डेफिनेशन वुडवर्थ ने ही दिया है। ऐसे ही स्किनर ने क्या कहा इसके बारे में? देखिए, स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। इनके कहने का मतलब है जो विकास हमारा है वो कंटिन्यू चलता रहता है और ये धीरे धीरे विकास बालक का होता रहता है। ऐसा स्किनर महोदय ने कहा है। इसी के साथ बात अगर हम मुनरो की करेंगे तो मुनरो कहते हैं विकास भ्रूणावस्था से गर्भावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये मुनरो साहब कहते हैं। मुनरो क्या कहते हैं कि भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी जब इंसान भ्रूणावस्था में रहता है, उसके बाद जब वो वयस्क हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वहां तक उसके जितने भी परिवर्तन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहते हैं। ठीक, इसी के साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है उसको देखेंगे। आप इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि आपका डेफिनेशन जरूर आता है। देखिए, हरलॉक एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। ये एक लेडी है। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने कहा है कि विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतें एवं आकृतियों का जन्म होता है। क्रमिक परिवर्तन मतलब क्रम से परिवर्तन होता रहता है बालकों में, उसकी एक श्रृंखला है जिसको हरलॉक ने विकास का नाम दिया हुआ है। इसी के साथ गैसल कहते हैं कि विकास एक अवधारणा से बढ़ के है। गैसल कहते हैं कि विकास एक अवधारणा से बढ़ के है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, इन 3 रूपों में मापन किया जाता है। ऐसा गैसल कहते हैं। आपका इसमें से मैं बताऊं कि एक हरलॉक की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें एक वुडवर्थ की जो ये डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका यहां से क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। ठीक, इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि विकास के कुछ सिद्धांत हैं। आज हम विकास के सिद्धांत पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सिद्धांत का नाम इसमें आता है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत, ये विकास के एक पहला सिद्धांत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या है आइए देखते हैं। तो इसमें कि शैशवावस्था में ही मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, बाकी जिंदगी 10% विकास होता है। ठीक, यानी इसकी असमान गति से विकास होता है, ऐसा ये इनका पहला सिद्धांत है। तो असमान गति में क्या होता है कि जो मस्तिष्क हमारा होता है, हमारे शरीर का जो मस्तिष्क होता है, उसका कितना 90% विकास सिर्फ बचपन में हो जाता है, यानी शैशवावस्था में हो जाता है। ठीक, यानी शैशवावस्था में हमारा 90% हमारे मस्तिष्क का विकास हो जाता है और जो 10% हमारा बचता है, ये सारी जिंदगी 10% का विकास
ये होते रहता है धीरे धीरे। ठीक, इसी को हम असमान गति का सिद्धांत कहते हैं। उसी के साथ मैं बताऊं कि ये जो विकास का दूसरा सिद्धांत है उसका नाम है अंतः संबंध का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का नाम है इसमें अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसका संबंध सारे शरीर पे हमारे पड़ने वाला है। देखिए कैसे, जैसे कुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों विकास प्रभावित होंगे। अगर किसी इंसान को कुपोषण है ना, अगर किसी इंसान को या बालक को कुपोषण है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, उसका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा एवं उसका संवेगात्मक तीनों विकास इससे प्रभावित जरूर होंगे। ठीक, अब देखिए तीनों में संबंध है कि नहीं है। अगर कुपोषण होता है तो उसका संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा और उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो इन तीनों के बाद इन तीनों के बीच में एक संबंध बना और जब इसमें संबंध बना तो यह अंतः संबंध सिद्धांत ये कहलाता है। ठीक, मैं एक ये एग्जांपल आपको दिया हूं कि कुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों विकास प्रभावित होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें हमारा दूसरा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत यह है कि सारे के सारे लोग जितने भी इस दुनिया में पाए जाते हैं सब हर लोगों से कहीं ना कहीं भिन्न हैं और भिन्न होने की वजह से इसको व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत भी विकास को कहा गया। जब सारे के सारे लोग भिन्न हैं तो उनका जो विकास होगा वो भी अलग अलग हमारा होगा। विकास जो होगा वो हमारा अलग अलग होगा। इसी को व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत कहा गया है। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताऊं कि देखिए जैसे जुड़वा बच्चों में भी विकास की दर अलग अलग होती है। जैसे दो बच्चे हैं, ये दोनों जुड़वा हैं, लेकिन इनका जो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा या संवेगात्मक विकास होगा ये अलग अलग होगा। भले ही ये जुड़वा हो लेकिन ये एक तरह के इनमें गुण नहीं पाए जाएंगे, सारे के सारे गुण नहीं पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें भिन्नता जरूर होगी। इसी को व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी के साथ अगला इसमें सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब यानी कंटिन्यू। निरंतरता मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत में क्या है, जैसे देखिए जो हमारा विकास है ये आजीवन चलता रहता है। आजीवन मतलब क्या है कि ये पूरा जिंदगी यानी पूरी जिंदगी भर इसका विकास होता रहेगा। जब तक वो बालक जिंदा रहेगा या फिर मनुष्य मानव जिंदा रहेगा तब तक उसका विकास होता रहता है। इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं कि बालक का या फिर मानव का विकास जो है वो निरंतर ही होता रहता है। निरंतरता का मतलब है कि वो कंटिन्यू हमेशा होगा। जब से वह बच्चा पैदा होता है और जब तक वह कब्र में नहीं चला जाता तब तक उसका विकास होता ही रहता है, आजीवन उसका विकास चलता रहता है। इसी के साथ अगला सिद्धांत हमारा आता है और अगले सिद्धांत की बात करेंगे तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत ये भी एक सिद्धांत है कि जो मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य का जो भी विकास होगा वह वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया से होता है। अभी मैंने बताया था कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है क्या, विकास, डेवलपमेंट जो है वो हमारा हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम और ई फॉर इन्वायरमेंट यानी वातावरण का गुणनफल है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। अभी हमने एक डेफिनेशन इसका पढ़ा हुआ था वुडवर्थ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल को विकास कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार यह भी है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का संबंध यानी उसका वंशानुक्रम भी होगा और वातावरण भी होगा। इसका जो अंतःक्रिया होगा उसके सिद्धांत को भी हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के सिद्धांत कहते हैं। इससे ही विकास होता है बालक का। यह भी एक प्रकार का सिद्धांत है। ठीक, देखिए जैसे मैं बताऊं कोई बीज है तो ये बीज देखिए अगर आम का बीज है तो आम का पेड़ लगेगा। ये क्या हो गया, आम का बीज है तो आम का पेड़ लगेगा, इसका मतलब इसका वंशानुक्रम है, आम से ही आम बना। और उसको जिस प्रकार की उसमें जलवायु उसको मिलेगी, जैसा उसका एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा वैसे ही उसका विकास हो पाएगा। अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, अच्छे से पानी डालेंगे या फिर जितने भी उसमें मेडिसिन लगती हैं उसको लगाएंगे तो इसका विकास और अच्छे तरीके से होगा। अगर अच्छे से इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो इसका विकास डाउन ही रहेगा, उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा।
इसका मतलब विकास पे वंशानुक्रम एवं वातावरण का जरूर से जरूर प्रभाव पड़ता है। ये आपका सीटेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे आपका जरूर पूछा जाता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण से आपका जरूर क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सिद्धांत है हमारा सरल से जटिल का सिद्धांत, यानी जो हमारा विकास होता है बालक का, जो बालक का विकास होगा तो पहले तो वो सरल होगा, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो कठिनाई की तरफ बढ़ेगा। उसका विकास फिर कठिन रूप से होता है। पहले उसका विकास बहुत ही सरल तरीके से होता है, लेकिन बाद में जैसे उसका वक्त गुजरता जाता है वैसे उसका जो विकास होता है वो एक कठिन रूप से गुजरता है। इसी के साथ हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, जो विकास की दिशा होती है वो कैसी होती है। तो जो विकास की दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिफेलोकाउडल। यहां से क्वेश्चन आपका यूपी टेट में कम से कम 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है यहां से क्वेश्चन कि सिफेलोकाउडल वाकई में होता क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सिफेलोकाउडल जो है ये विकास की एक दिशा है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिफेलोकाउडल को सिरोमुखी कहते हैं, इसी को सिरपुच्छी भी कहते हैं, इसी को अधोमुखी कहते हैं, इसी को मस्तेदोमुखी कहते हैं। यहां से कोई भी आपको एक शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो ये एक विकास की दिशा है। ठीक, ये विकास की दिशा है। जिस इन सिफेलोकाउडल की बात करें, सिरोमुखी की बात करें, या इसकी सिरपुच्छी, अधोमुखी या मस्तेदोमुखी की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब होता है सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर ये होता है। यानी जो मानो जैसे ये बालक है एक, ठीक, तो इसका विकास कैसे होगा, इसका विकास यहां से शुरू होगा, सर से विकास इसका शुरू होगा और ये पैर तक जाएगा। ये इसके विकास का एक ये दिशा है कि ये सर से पैर की तरफ ही विकास होता है बालक का। ये शारीरिक विकास का एक इसका सिद्धांत है। ठीक, कि बालक का जो शारीरिक विकास होगा वो सर से पैर की ओर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिद्धांत आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और देखिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, वो जो सिफेलोकाउडल था वो क्या था, वो सर से पैर की ओर आता था, विकास होता था। लेकिन एक हमारा है केंद्र से बाहर की ओर, एक ये सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर। जो बालक का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर एक प्रकार का ये भी विकास होता है बालकों में। इसको भी जानते हैं कैसे होता है। देखिए, विकास के दौरान पहले नजदीकी केंद्रीय अंगों का विकास होगा और बाद में बाहरी या दूर के अंगों का विकास होगा। केंद्र से बाहर की ओर, जैसे एक ये कोई सर्किल है, इसमें एक केंद्र है, तो सबसे पहले यहां पे केंद्र से बाहर की ओर जो केंद्र के सबसे नजदीक आएगा उस अंग का विकास होगा, उसके बाद उससे दूर के विकास होगा, उससे बाद उसके दूर के अंगों का विकास होगा। ठीक, सबसे पहले जो केंद्र के पास रहेगा उसी से उसका विकास शुरू होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं हम लोग। मस्तिष्क के बाद धड़ का विकास होगा क्योंकि यह नजदीक है। जैसे इंसान का सबसे पहले मस्तिष्क, इसका निर्माण होता है बालक का, उसके बाद उसके ये धड़ का विकास होगा, उसके धड़ का विकास यहां से ये सिर के बाद जो है उसके धड़ यानी गले का विकास होगा, ना कि उसके पैर का या हाथ का विकास हो जाएगा। यानी एक सीक्वेंस से ही चलता है और ये केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला इसका सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। हमारा ये एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एकीकरण मतलब होता है एक एक करके, एकीकरण मतलब होता है एक एक करके, बाय नंबर। यानी मानव शिशु की शुरुआत में पूरे शरीर एवं धीरे धीरे एक एक अंगों जैसे हाथ, पैर या उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। जो मानव का विकास होता है वो सबसे पहले पूरे शरीर का विकास हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे से एक एक अंग पे उसका विकास होगा, उसका नियंत्रण होगा। जैसे सबसे पहले वो उसका जो रहेगा हाथ पे नियंत्रण होगा, फिर पैर पर होगा, फिर उंगलियों पर होगा। यानी एक एक करके वो धीरे धीरे नियंत्रण करना वो चीजों को सीखता है। यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे वर्तुलाकार या फिर वृत्ताकार सिद्धांत। वर्तुलाकार या फिर वृत्ताकार सिद्धांत ये क्या है, देखिए, प्रत्येक क्षेत्र का विकास अपने चरम एवं परिपक्वता को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होता है। परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद विकास ढलान की तरफ जाता है। इसे ही वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं। यानी बात करें, जब कोई मनुष्य जैसे यहां से शुरू हुआ उसका विकास, यहां से चलते चलते उसका विकास यहां पे पहुंचा, एक वक्त आता है कि उसका विकास एक ढलान की तरफ चले आता है, उसका विकास ढलान की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो जब ये परिपक्वता पूरा प्राप्त कर लेगा, अपने विकास हो जाएगा, उसके बाद ये ढलान की तरफ आएगा। और जब ये ढलान की तरफ नीचे की तरफ ऐसे आएगा तो ये सर्किल बनता है।
जब सर्किल बनेगा तो इसी को वृत्ताकार सिद्धांत कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ कुछ और सिद्धांत हैं, देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कारक के बारे में। देखिए, समान प्रतिदर्श, प्रतिरूप, नमूने या पैटर्न का सिद्धांत, यह भी एक प्रकार का सिद्धांत है विकास का। इसमें क्या होता है, देखिए, विकास का प्रारूप दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है, यानी समान प्रतिदर्श, यानी यहां का जो बच्चा इंडिया का रहेगा या फिर वो अमेरिका का रहेगा, इन दोनों में क्या रहेगा, विकास जो होगा ना, एक क्रम से होगा, एक सीक्वेंस से होगा, ना कि वहां के बच्चे पैदा होते ही दौड़ने लगेंगे। सब सारे बच्चे, पूरे दुनिया के बच्चे, होल वर्ल्ड के बच्चे, चाहे वो इंडिया के रहे या पाकिस्तान का रहे या ब्राजील का रहे या फिर अमेरिका का रहे, उसमें जो विकास होगा वो समान तरीके से होगा। सबसे पहले बच्चों के दूध के दांत ही आएंगे, उसके बाद ही ये दूसरे वाले स्थायी दांत आते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दुनिया के सभी बच्चे पहले रोते हैं, फिर कोई भाषा बोलना सीखते हैं। ना कि आपका अमेरिका का बच्चा है तो पहले बोलने ही लगेगा, नहीं, सारे के सारे बच्चे सबसे पहले रोएंगे, पैदा होते ही सब सारे के सारे बच्चे रोएंगे, उसके बाद ही वो भाषा बोलना कुछ टाइम के बाद सीखते हैं। यह है कि समान प्रतिदर्श का ये सिद्धांत है, सबके लिए जो विकास होता है वो समान तरीके से होता है। इसी के साथ एक और आता है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत। बात करेंगे निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी जो विकास का क्रम है ना, वो सबके लिए निश्चित है, एक ही तरीके का सारे देश के लिए, सारे बच्चों का विकास होगा। देखिए, विकास का एक निश्चित क्रम है जिससे दुनिया के सभी बच्चे गुजरते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि किसी भी बच्चे के लिए पहले दूध के दांत और बाद में स्थायी दांत आते हैं। एक ये क्रम निश्चित हो गया है कि सबसे पहले दूध के दांत ही आएंगे, उसके बाद ही उसके स्थायी दांत आएंगे। ये लागू किस पे होता है, तो ये दुनिया के सभी बालकों पे ही लागू होता है, चाहे वो अमेरिका का रहे, इंडिया का रहे या फिर कहीं का भी रहे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, ये कुछ दो सिद्धांत और इसके बचते हैं। देखिए, अविलोम्यता या फिर अपलटानी का सिद्धांत क्या है। देखिए, क्योंकि विकास का क्रम पहले ही निश्चित है, इसलिए इसे विपरीत दिशा में चलाया नहीं जा सकता है। यानी जो हमारा विकास होता है ना, ये एक सीक्वेंस से चलता है, एक सीक्वेंस से चलता है, तो इसको हम इसके तरफ ऐसे विपरीत दिशा में इसको पलटा नहीं चाहते हैं। इसके लिए इसको अपलटानीपन का सिद्धांत कहते हैं या फिर अविलोम्यता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसको विपरीत दिशा में हम नहीं चला सकते हैं, इसका क्रम पहले से ही निश्चित होता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल लेंगे कि अस्थाई दांत जाने के बाद दूध के दांत नहीं आएंगे। दूध के दांत जाने के बाद तो अस्थाई दांत आ जाएंगे, लेकिन अस्थाई दांत जाने के बाद दूध के दांत नहीं आते हैं। ये क्या हुआ कि वो पलट नहीं सकता है कि अब अस्थाई के दांत, दूध के दांत चले गए, फिर अस्थाई के दांत आ गए, उसके बाद फिर से दूध के दांत आ जाएंगे। नहीं, ये दूध के दांत इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका विकास का सिद्धांत है ना, ये अपलटानीपन का सिद्धांत है, यानी कोई भी चीज इसमें रिवर्स नहीं हो सकती है। इसी के साथ भविष्यवाणी का सिद्धांत इसमें देख लीजिए, हम बच्चों के क्रम का भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि विकास की दिशा विपरीत नहीं हो सकती है। देखिए, अभी मैंने बताया अपलटानीपन में कि ये रिवर्स नहीं चल सकता है। विकास, जो बालक का विकास होता है वो रिवर्स नहीं चल सकता है, और जब ये रिवर्स नहीं चलेगा तो इसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, देखिए कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि प्रत्येक, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, कोई भी बच्चा रहेगा तो पैदा होते ही प्रत्येक बच्चा रोएगा। ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो विपरीत दिशा में उसका नहीं जाएगा विकास, इसलिए एक ही सीक्वेंस में चलता है सभी बच्चों के लिए। इसलिए हम उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि पैदा होते ही प्रत्येक बच्चा रोएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ये यहाँ पे सिद्धांत खत्म होता है और हमारे कुछ कारक हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, विकास के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको देखेंगे हम। हरलॉक ने विकास के फलस्वरूप 4 परिवर्तन के बारे में बताया है। कितने परिवर्तन हरलॉक ने बताया है? क्वेश्चन आता है कि हरलॉक ने विकास के फलस्वरूप कितने परिवर्तन बताए हैं, तो वहां पे आपको याद रखना है कि हरलॉक ने 4 परिवर्तन के बारे में बताया है। ये किसने बताया है? तो ये हरलॉक ने बताया है। हरलॉक एक लेडी मनोवैज्ञानिक थी, इनके बारे में हम आगे जान चुके हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा है कि नई आकृति या नई आदत का जन्म। सबसे पहला इन्होंने बताया कि क्या परिवर्तन होता है कि जो इंसान होता है ना, उसमें नई आकृति और नई आदतों का जन्म होता है। ठीक, देखिए, जन्म के बाद रेंगना या दूध के दांत आना, ये क्या हो गया? जैसे इंसान का जन्म हुआ, उसके बाद वो रेंगना सीखता है, तो ये नई आकृति का जन्म हुआ ना, उसके बाद उसके दूध के दांत आए,
तो ये भी क्या हो गया, ये भी नई आकृति हो गई। रेंगना ये इसकी नई आदत हो गई, और दूध के दांत जो आए इसकी नई आकृति हो गई बालक की। ठीक, इसी के साथ दूसरा हम बात करेंगे कि इसमें दूसरा परिवर्तन क्या है। तो इसमें दूसरा परिवर्तन जो है पुरानी आकृतियों या पुरानी आदतों का विलोपन हो जाता है। नई आकृति का जन्म होता है, और दूसरा इसमें है कि पुरानी आकृतियों या फिर पुराने जो आदत है उसका विलोपन हो जाता है, यानी पुराने आदत हमारे खत्म हो जाते हैं। ये इन्होंने कहा है हरलॉक ने। अब देखिए कैसे, जैसे स्थायी दांत आने पर दूध के दांत गिरना तथा चलना सीख लेने के बाद रेंगने की आदत को गायब कर देना। देखिए जब स्थायी दांत आते हैं तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो हमारे चले जाते हैं। ठीक, यानी पुरानी आदत जो हमारी पुरानी आकृति थी, पुरानी आकृति हमारी दूध के दांत थे, ये हमारी पुरानी आदत चली गई, पुरानी आकृति चली गई, इसके जगह पे अस्थायी दांत आ गए, ये हमारी नई आकृति हो गई। ऐसे ही पहले बच्चा रेंगता था, पहले बच्चा रेंगता था, तो ये हमारी क्या हो गई, पुरानी आदत। अब ये पुरानी आदत का विलोपन हो गया, चला गया। अब नई आकृति का जन्म हुआ है कि वह अब चलने लगा है, वह अब चलने लगा है। चलने लगा है ये क्या है, ये नई आकृति है। पुरानी आकृति क्या थी, रेंगता था, और नई आकृति है कि वह अब चलने लगा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पुराने आदतों का विलोपन हो जाता है, पुरानी आदत खत्म हो जाती है, और नई आदत एवं आकृतियों का जन्म होता है। यह इनका दूसरा है। इसी के साथ हम तीसरे की बात करेंगे। देखिए अनुपात परिवर्तन होता है, अनुपात परिवर्तन होता है। देखिए जन्म के समय मानव शिशु का सिर सबसे भारी होता है, लेकिन जन्म के बाद सिर का भार उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है जिससे हाथ पैर का भार बढ़ता है। तो यानी इनमें अनुपात होता है, सबसे पहले शरीर सबसे भारी रहेगा, उसके बाद जब बालक का विकास धीरे धीरे होगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाकी के शरीर यानी हाथ पैर के भार ज्यादा बढ़ेंगे और शरीर के भार उतना ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये एक अनुपात परिवर्तन हो गया। इसमें अनुपात परिवर्तन भी होता है। एक लास्ट का इनका परिवर्तन है कि लंबाई यानी बालक का जो है वो लंबाई में भी बढ़ेगा। एक ये परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई आदि में भी परिवर्तन इन्होंने बताया है। किसने बताया है, तो ये हरलॉक ने बताया है। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। ठीक, इसमें सारी के सारी वीडियोस एकदम फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, और इसमें सीडीपी हिंदी और ईवीएस की भी क्लास चल रही है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिसके बारे में यहां से हम जानेंगे। तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले विकास क्या है और इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहां से भी पिछली बार आया था 2019 में कि विकास अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो विकास अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। यह चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, ये आप हमारे इस वीडियो से शुरू से लेकर आखिरी तक इसका नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स इससे आने की आपकी उम्मीद बढ़ जाएंगे। देखिए विकास अधिगम का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो ये रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे जब बात करेंगे विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी है, तो विकासात्मक कार्य की अवधारणा रॉबर्ट हॉविंग हॉस्ट महोदय ने दिया है, जिसका अर्थ है उम्र के अनुसार विकास करना। ठीक, विकासात्मक कार्य मतलब उम्र के अनुसार विकास करना। विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी है, तो रॉबर्ट हॉविंग हॉस्ट महोदय ने दिया है। इतनी चीजें आपको इसमें नोट डाउन करनी है और इसको लर्न भी करना है। इसी के साथ मैं बताऊं, जो विकास है ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास जो हमारा है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक, देखिए जो निरंतर चलती रहती है तथा विकास पर विभिन्न पहलुओं का प्रभाव पड़ता है। जो दशाएं एवं वस्तुएं विकास को प्रभावित करती हैं उन्हें विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहते हैं। अब देखिए कारक का डेफिनेशन क्या है। देखिए जो दशाएं एवं वस्तुएं विकास को प्रभावित करती हैं उन्हें विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहा जाता है। जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं या फिर कोई भी चीजें हैं, अगर विकास को प्रभावित कर रही हैं, विकास को अगर प्रभावित कर रही हैं तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक के नामों से उनको जाना जाता है। अब देखिए कितने कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है आयु। आयु मतलब क्या होता है, उम्र। आयु मतलब हुआ उम्र। अब देखिए ये हमारे आयु या उम्र का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विकास पर उम्र का गहरा प्रभाव पड़ता है।
तथा कोई भी विकास तभी होगा जब उसके लिए सही उम्र आ जाएगी। ठीक, यानी हम जो विकास होता है हमारा, वो हमारा उम्र के अनुसार होता है। यानी अगर हम 6 साल के हैं तो 6 साल वाला ही विकास हमारा होगा, ना कि हमारा 60 साल वाला विकास वहां पे होगा। अगर हम 12 साल के हैं तो 12 साल वाला ही हमारा विकास होगा, ना कि 2 साल वाला होगा। ठीक, तो ये उम्र के अनुसार ही बालक का विकास होता है, जिसके वजह से आयु एक कारक के रूप में यहां पे प्रस्तुत किया गया है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे बच्चों में दूध के दांत पैदा होते ही आ जाते हैं, निर्धारित 6 से 12 माह की उम्र में ही आते हैं। सॉरी, देखिए जो बच्चे हैं ना, बच्चों में दूध के दांत पैदा होते ही नहीं आते हैं। यानी कोई अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसमें दूध के दांत नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक निर्धारित समय है। वो समय क्या है? वो है कि 6 से 12 मंथ के बीच में, 6 से 12 मंथ के बीच में बालक में या फिर बालिकाओं में या शिशुओं में क्या होता है कि यहाँ पे दांत आना शुरू हो जाता है, ना कि वो पैदा होगा तभी आ जाएगा। ये क्या हुआ कि एक उम्र के अनुसार, इसके अनुसार, उम्र के अनुसार इसका यहाँ पे विकास हुआ। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है, दूसरा पोषण। दूसरा कारक हमारा यहाँ पे पोषण है। पोषण का क्या मतलब है? पोषण विकास के सभी पक्षों पर गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास सभी पोषण से प्रभावित होंगे। यानी अगर बालक का पोषण हम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उसका मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा जैसा हम बालक को पोषण देंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, वैसे वैसे ही बालक का विकास उसी के अनुसार होगा। यानी हमें पोषण देना बहुत जरूरी है बच्चों को अच्छी मात्रा में। ठीक, इसका भी एक प्रभाव पड़ता है विकास पर, तो ये भी एक पोषण जो हमारा है वो भी एक कारक के भांति कार्य करता है। इसी के साथ हम बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि का कितना प्रभाव पड़ता है इसको देखिए। बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है। जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारी जन्मजात क्षमता होती है, जिसका प्रकटीकरण वातावरण पर निर्भर करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की बुद्धि को रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती है। जो हमारी बुद्धि है ना, वो जो बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है। ये बुद्धि हम ये नहीं चाहेंगे कि जाके मार्केट से खरीद लाएंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे तो उसकी वजह से हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी। नहीं, बुद्धि हमारी जन्मजात होती है और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। वो हम खुद ही बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसको रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति अपना विकास कर पाता है, अतः बुद्धि विकास को प्रभावित करती है। ठीक, बुद्धि के हिसाब से ही बालक का विकास होता है। बुद्धि अपने जितने बुद्धि का वो प्रयोग करेगा उतना ज्यादा वो सफल होगा। इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि हमारा है वो भी विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसी के साथ बात करेंगे लिंग की, कि अगर लड़का है तब भी प्रभाव पड़ता है और अगर कोई लड़की है तो उसके विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे प्रकृति ने बालिकाओं को लिंग में बालकों से बेहतर बनाया है। जो बालिकाएं हैं वो बालक से बेहतर किसने? प्रकृति ने बनाया हुआ है। देखिए कैसे बेहतर बनाया हुआ है। देखिए बालिकाओं में जन्म के समय मृत्यु दर बालक से कम होती है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे 10 बच्चे और 10 बच्ची पैदा हुई, तो इसमें जो इनके जीने का, लड़कियों का जीने का जो चांसेस होता है वो ज्यादा होता है और यहाँ पे लड़कों का जो जीने का चांसेस होता है वो कम होता है। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक, और देखिए उनके जीवन प्रत्याशा भी बालकों से ज्यादा होती है। यह सब लगभग 13 से 14 सालों तक चलता है। ये जो होता है कि बालिकाएं बालक से बेहतर हैं, ये 13 से 14 साल तक चलता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पुरुष प्रधान समाज बालिकाओं को विकास को दबा देता है। यानी 13 से 14 साल गुजर जाने के बाद ये जो बालिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, इनके विकास को, समाज इनके विकास को दबा देता है और यहां से बालक जो होता है वो आगे निकल जाता है। ठीक, यही चीज है कि ये लिंग से कितना ज्यादा प्रभाव हमारे विकास पे पड़ता है। लड़का होने से भी अलग प्रभाव पड़ेगा, लड़की होने से भी हमारे विकास पर अलग प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ बात करेंगे प्रजाति की। जो हमारी प्रजाति होती है ना, ये भी प्रजाति जो है इसके वजह से भी इंसान का, बालक का, मानव का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। देखिए कैसे होता है। कार्ल पियर्सन तथा क्लीनवर्ग ने अमेरिका में एक ही वातावरण में रहने वाले श्वेत और अश्वेत प्रजाति के बच्चों पर कई अध्ययन किया। एक प्रजाति लेते हैं वहां पे श्वेत और एक प्रजाति वहां पे अश्वेत लेते हैं। ये 2 प्रजाति लेते हैं कार्ल पियर्सन तथा क्लीनवर्ग अमेरिका में, और इस पे वो अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समान जलवायु एवं सामाजिक वातावरण होने के बावजूद भी इस प्रजाति के बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में काफी अंतर था, जिसका एकमात्र कारक प्रजाति हो जाता है। यानी जो श्वेत था
और जो अश्वेत था, इनका जो विकास हुआ ना, ये कैसे प्रभावित हुआ? ये सेम वातावरण इनको दिया गया, सेम जगह पे रखा गया, सेम पोषण इनको दिया गया, लेकिन इनका जो विकास है ना, ये अलग अलग तरीके से हुआ। इनके विकास में भिन्नता थी। इनके विकास में भिन्नता क्यों थी? क्योंकि इनकी ये प्रजाति अलग अलग थी। ठीक, और देखिए हमारा अगला आ जाता है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम से हमारे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए रिचर्डसन सीयर्स ने कहा कि अधिगम का विकास पर काफी मजबूत प्रभाव पड़ता है। यानी जो बालक का विकास है, इस पे अधिगम का बहुत ही मजबूत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने माना है कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। जो विकास है और हमारा जो अधिगम है, इनमें क्या है? एक धनात्मक संबंध है। ठीक, अधिगम और विकास में एक धनात्मक संबंध है। ये किसने कहा है? तो ये रिचर्डसन सीयर्स ने कहा है। इसके साथ में बताऊं कि जहां पर अधिगम का, एक मिनट देखिए, जहां पर अधिगम का स्तर उच्च होगा, वहां पर विकास भी उच्च स्तरीय होगा। यानी जहां पे अधिगम ज्यादा होगा, जहां पे अधिगम ज्यादा होगा, वहां पे बालक का विकास भी ज्यादा होगा। ये चीज किसमें? अधिगम के विकास। इससे हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है वो विकास को प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। जितने ज्यादा विकास होगा, जितने ज्यादा अधिगम करेंगे, उसी के हिसाब से आपका विकास होता है। इसी के साथ जो हमारे देश की संस्कृति होती है, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए भारत एवं एशिया के ज्यादातर देशों में धार्मिक एवं रूढ़िवादी संस्कृति हावी होने के कारण यहाँ मनोवैज्ञानिक चिंतन का विकास यूरोपीय देशों की अपेक्षा धीरे हुआ है, क्योंकि यूरोपियन संस्कृति को हमेशा सम्मान एवं पहचान दिया है। एक संस्कृति जो हमारे देश की है, उसको यूरोप वाले हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और उसी के हिसाब से वो उच्च स्तरीय का उनका विकास हुआ संस्कृति के वजह से, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को सम्मान दिया। और यहाँ पे एशियाई लोग और भारत के लोग ज्यादा इसको सम्मान नहीं दिए। किसको? संस्कृति को। तो इसके वजह से यूरोप वाले ज्यादा सम्मान देने की वजह से उनके विकास पर काफी इसका प्रभाव पड़ा, और इसका मुख्य कारण था उनकी संस्कृति। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यालय एवं घर का वातावरण, विद्यालय एवं घर का वातावरण ये भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। यानी घर का कैसा माहौल है, घर का माहौल कैसा है, और बाहर का माहौल कैसा है, विद्यालय का माहौल कैसा है, उसके हिसाब से भी बालक का जो विकास होता है ना, ये प्रभावित जरूर होता है। देखिए कैसे होता है। अगर विद्यालय, घर, वातावरण सहयोगात्मक, प्रजातांत्रिक, डर एवं तनाव मुक्त होता है, तो बच्चों के स्वरूप, गुणों एवं संवेगों का विकास होता है। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि विकास घर एवं विद्यालय का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, विकास पर घर का, देखिए जो हमारा घर है, अगर घर में बच्चों को हमेशा डांटा नहीं जाएगा, वो उनकी जो उत्सुकता रहेगी उस पर बात की जाएगी, तो उसका जो विकास होगा ना, वो विकास बहुत तेजी से होगा। यानी बच्चे के बीच में तनावपूर्ण की सिचुएशन ना आए, वहां पे तनाव मुक्त सिचुएशन रहे, तो वहां पे भी बालक का विकास ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। उसी के साथ में बात करूं, जैसे विकास और किस चीज से प्रभावित हो सकता है, तो विकास दुर्घटना से भी प्रभावित हो सकता है। कोई दुर्घटना अगर आपके साथ हो जाती है, ठीक, जैसे आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ये दुर्घटना हुई, और दुर्घटना से भी आपका जो विकास होता है ना, तो आपका विकास वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, फिर आप कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, तो वहां पे भी आपका विकास नहीं हो पाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वाकई में लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। यहाँ पे हमारी सीडीपी की, ईवीएस की और हिंदी की फ्री में तैयारी कराई जा रही यूपी टेट लेवल की। इसके साथ आपको इसमें जीके की भी क्लास मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।